नमस्कार, मैं हूं प्रणव और फिनोमनी में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस शो में हम आपको बताते हैं फिनटेक जगत में हो रही तमाम छोटी बड़ी खबरों के बारे में और लेकर आते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट जिसमें किसी एक खबर की पूरी पड़ताल की जाती है। फिनटेक इंडस्ट्री पे पड़ने वाले उस खबर के असर को समझने की भी कोशिश की जाती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आज के शो में हम आपको क्या खास दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि क्यों ईडी ने फिनटेक कंपनियों एनबीएफसीज के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इसके बाद हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट की तरफ बढ़ेंगे और बताएंगे कि क्यों रिजर्व बैंक ने कई बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनियों का पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए दिया एप्लीकेशन लौटा दिया है। जानेंगे इसके पीछे की असली वजह और आखिर में हम चलेंगे फिनोलैब में, जहां हम आपको बताएंगे कि ओपन बैंकिंग क्या है, कैसे काम करती है और आपके लिए कितनी फायदेमंद है। लेकिन सबसे पहले बात खास खबरों की, तो चलिए शुरुआत करते हैं शो की हेडलाइंस के साथ। पेमेंट ऐप फोन पे ने वॉलमार्ट से $20 करोड़ का फंड जुटाया है। कंपनी ने ये फंड $12 अरब के प्री मनी वैल्यूएशन पे जुटाया है। कंपनी इस समय $1 अरब तक की पूंजी जुटाने की कोशिश में लगी है। वॉलमार्ट से मिली फंडिंग के साथ फोन पे मौजूदा राउंड में $65 करोड़ जुटा चुकी है। इन नए फंड के साथ फोन पे का लक्ष्य है नए कारोबारों में उतरने का। फिनटेक कंपनी भारत पे ने एनबीएफसी ट्रिलियन लोन्स में मेजॉरिटी स्टेक का अधिग्रहण किया है। कंपनी ने ट्रिलियन लोन्स में 51% हिस्सेदारी खरीदी है और आरबीआई ने इस समझौते को अपनी मंजूरी दे दी है। यह स्टेक भारत पे ने 300 करोड़ रुपए में खरीदी है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिनटेक कंपनियों एनबीएफसीज के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म रेजर पे का भी नाम शामिल है। मामला चीनी लोन ऐप से जुड़ा है। चार्जशीट में कुल 7 कंपनियों और 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है। ईडी के मुताबिक बेंगलुरु की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने इस चार्जशीट का संज्ञान किया है। आरबीआई ने कहा है कि यूपीआई नेटवर्क पर रुपे कार्ड्स के जुड़ने के साथ इस प्लेटफॉर्म से जुड़े मर्चेंट्स की संख्या अब बढ़ जाएगी। रिजर्व बैंक ने अपने मंथली बुलेटिन में ये जानकारी दी है। कस्टमर ट्रांजैक्शन करने के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वे बैंक हैं जिनके लाइव रुपे क्रेडिट कार्ड यूपीआई से लिंक्ड हैं। अब आखिरी खबर, पेमेंट सर्विस कंपनी मोबीक्विक एक बार फिर आईपीओ लाने की योजना बना रही है। हालांकि अब इसमें साल 1.5 साल का समय लग सकता है। इससे पहले कंपनी को सेबी से आईपीओ लाने की मंजूरी मिल गई थी, लेकिन पेटीएम का आईपीओ बुरी तरह फेल होने के बाद कंपनी ने अपने कदम रोक दिए थे। अब कंपनी इस दिशा में फिर से कदम बढ़ाएगी। मोबीक्विक देती है मोबाइल फोन बेस्ड पेमेंट सिस्टम और डिजिटल वॉलेट जैसी सेवाएं। तो हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं अपनी खास रिपोर्ट की तरफ, जहां आज हम बात करेंगे कि रिजर्व बैंक द्वारा कई बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनियों का पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए दिया एप्लीकेशन लौटाने के पीछे असली वजह क्या है। क्यों पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स आरबीआई के वीडियो केवाईसी नियमों का पालन करने से कतरा रहे हैं। तो चलिए ये सब समझने के लिए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। हाल के समय में रिजर्व बैंक ने कई बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनियों का पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए दिया आवेदन लौटा दिया है। करीब 2 हफ्ते पहले कुछ बड़ी कंपनियों पर वीडियो केवाईसी नियमों का पालन न करने को लेकर भारी जुर्माना भी लगाया गया। रिजर्व बैंक ने 2 ही कार्रवाई इसीलिए की ताकि नियमों का कड़ाई से पालन किया जा सके। अगर आप डिजिटल पेमेंट का किसी भी रूप में इस्तेमाल करते हैं तो आरबीआई की ओर से उठाए गए ये कदम आपको ये भरोसा दिलाएंगे कि सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन ये सही तभी होगा जब इनका पालन किया जाएगा। हाल ही में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स यानी पीएसओस नियमों का पालन करने से कतरा रहे हैं।
वहीं इस पर पीएसओज की दलील है कि सिस्टम लेवल पर बदलाव करने की लागत काफी ज्यादा है। यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि पीएसओज ऑथराइज्ड हैं और आरबीआई इनका रेगुलेशन करता है। आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड पीएसओज में द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि यूपीआई संचालित करती है, कार्ड्स पेमेंट नेटवर्क, एटीएम नेटवर्क्स, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, भारत बिल पेमेंट सिस्टम्स आदि शामिल है। यहाँ एक बात ध्यान देने लायक है, वो ये कि इनमें से ज्यादातर पीएसओज थर्ड पार्टी वेंडर्स से अपने पेमेंट और सेटलमेंट्स आउटसोर्स करते हैं। आरबीआई गवर्नर ने इस पर कहा कि आउटसोर्सिंग की इन व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और कंपनियों और थर्ड पार्टी वेंडर्स के बीच इस तरह के समझौते रिजर्व बैंक की ओर से तय किए न्यूनतम मानकों पर खरे उतरने चाहिए। अब ये समझते हैं कि पीएसओज क्यों किसी भी परिस्थिति में इन मानकों को अनदेखा कर सकते हैं। आप रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर पीएसओज की पेमेंट और सेटलमेंट संबंधी गतिविधियों के आउटसोर्सिंग से जुड़ा फ्रेमवर्क देख सकते हैं। इस फ्रेमवर्क के तहत दिए गए नियम संख्या 8 में इसी से जुड़ी जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक पीएसओज को आउटसोर्स की जाने वाली गतिविधि पर पूरा नियंत्रण बनाए रखने की सुविधा दी जाएगी। उसे अपने सभी कानूनी दायित्वों को पूरा करने के लिए उचित उपाय करने का अधिकार भी है। पीएसओज को ये सुनिश्चित करना होगा कि किसी ग्राहक के डेटा यानी जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने के लिए सही व्यवस्था काम कर रही है या नहीं। उन्हें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि डेटा ब्रीच होने पर थर्ड पार्टी सर्विसेज प्रोवाइडर जिम्मेदार ठहराया जाए। एक और जरूरी बात यह है कि दोनों पक्षों में अगर समझौता खत्म हो जाता है तब भी डेटा की गोपनीयता बनी रहेगी। नियम संख्या 9 में गोपनीयता को लेकर कहा गया है कि थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर के कर्मचारी को भी कस्टमर डेटा केवल नीड टू नो बेसिस यानी जरूरत के हिसाब से ही दिया जाए और ये भी उन क्षेत्रों तक सीमित होगा जहां आउटसोर्सिंग का काम करने के लिए जानकारी की वाकई जरूरत है। जहां पीएसओज किसी भी तरह के डेटा ब्रीच के लिए थर्ड पार्टी सर्विसेज प्रोवाइडर को जिम्मेदार ठहराएंगे, वहीं कस्टमर्स को किसी तरह का कोई नुकसान होने पर खुद पीएसओज जिम्मेदार होंगे। साथ ही उन्हें डेटा ब्रीच या ग्राहकों की गोपनीय जानकारी लीक होने पर रिजर्व बैंक को तत्काल इसकी जानकारी भी देनी होगी। अब पीएसओज की ये दलील सही हो सकती है कि रिजर्व बैंक के इन नियमों का पालन करने की लागत काफी है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि इनका पालन न होने पर इसकी भारी कीमत कस्टमर को चुकानी पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी ये रिपोर्ट पूरे मामले और इस पूरे मुद्दे को बेहतर तरीके से समझने में आपकी मदद करेगी। आगे भी हम आपको इससे जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर बताते और समझाते रहेंगे। अब शो के आखिरी हिस्से में चलते हैं अपने फिनो लैब में, जहां हम आपको कुछ तकनीकी शब्दों के मायने समझाते हैं। और इस कड़ी में आज हम बात करेंगे ओपन बैंकिंग की कि ये क्या है, कैसे काम करती है और पूरे बैंकिंग सिस्टम में कितना अहम किरदार निभाती है। ओपन बैंकिंग एक बैंकिंग प्रैक्टिस है जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी APIs का इस्तेमाल करती है और इसके जरिए थर्ड पार्टी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स को कंज्यूमर बैंकिंग, ट्रांजैक्शन का ओपन एक्सेस और बैंकों एवं NBFC से दूसरे वित्तीय डेटा उपलब्ध कराती है। ओपन बैंकिंग को ओपन बैंक डेटा भी कहते हैं। ओपन बैंकिंग के साथ ही कंज्यूमर्स वित्तीय संस्थानों और थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स के इस्तेमाल के लिए अलग अलग संस्थानों में अकाउंट्स और डेटा की नेटवर्किंग की सुविधा देने में भी सक्षम है। ओपन बैंकिंग इनोवेशन का एक बड़ा सोर्स बताई जाती है और बैंकिंग इंडस्ट्री में काफ़ी बड़े बदलाव ला सकती है। ओपन बैंकिंग का फ़ायदा ये भी है कि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की बजाय नेटवर्क्स पर निर्भर करती है और इस वजह से ये कस्टमर्स की दूसरी वित्तीय संस्थानों के साथ अपना वित्तीय डेटा सुरक्षित तरीके से शेयर करने में भी मदद करती है। अब आपको इसे एक उदाहरण से समझाते हैं। ओपन बैंकिंग APIs कंज्यूमर्स के ट्रांजैक्शन डेटा के हिसाब से उनके लिए सबसे अच्छे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सुझा सकती है, जैसे कि कोई नया सेविंग अकाउंट जिसमें मौजूदा सेविंग अकाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा या फिर कोई नया क्रेडिट कार्ड जिस पर कम इंटरेस्ट रेट चुकाना होगा।
ओपन बैंकिंग से देनदारों को किसी कंज्यूमर की वित्तीय हालत का भी साफ साफ पता चल सकता है। साथ ही इसकी मदद से कंज्यूमर को भी कर्ज लेने से पहले अपने खुद के फाइनेंसेस की सही हालत दिख जाती है। अब जाते जाते एक आखिरी जरूरी बात, खर्च और बचत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर जानने और उनका असर समझने के लिए आप देख सकते हैं हमारा वीकली शो खर्च बहादुर। ये शो देखने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा मनी9 ऐप। तो देरी ना करें, तुरंत डाउनलोड करें हमारा ये ऐप और देखें खर्च बहादुर। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए मनी9। नमस्कार।